नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। वसई विरार महानगर पालिका चुनाव में हार के डर से हताश हितेंद्र ठाकुर। मुख्यमंत्री फडणवीस पर बयान को लेकर भाजपा का पलटवार। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हार के बाद अब नगर निगम चुनाव में भी पराजय की आशंका से बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर निराश बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जाति का उल्लेख करते हुए उन्हें असभ्य मुख्यमंत्री कहना निंदनीय है, ऐसा आरोप भाजपा ने लगाया है। भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस बयान से बहुजन विकास अघाड़ी की संस्कृति और मानसिकता उजागर होती है। साथ ही वसई विरार नगर निगम में उनके कार्यकाल के दौरान अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोप दोहराते हुए जनता से जुड़े सवाल उठाए। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खास खबर पर। आपल्याला 19 नोव्हेंबर 2024 आठवत असेल, ज्यावेळी आमचे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावडे साहेब त्या कार्यकर्त्यांबरोबर बैठक घेण्यासाठी आले होते, त्यावेळी देखील हे आरोप करण्यात आला होता की 25 कोटी रुपये घेऊन आले, 25 कोटी रुपये वाटते। शेवटी असं आहे की इलेक्शनचा जेव्हा वेळ असतो त्यावेळी ह्या जेवढ्या बूथ वगैरे लागणारे असतात, म्हणजे तिकडे आज आपले प्रभाग आहे तर जवळ 4 उमेदवार आहेत, एक साधारण 20-25 बूथ लावायला लागतो आपल्याला। त्या बूथ वरती बसणारे कार्यकर्ते असतात, त्यांना त्याच्यासाठी लागणारा खर्च असतो हा प्रत्येक पक्षाला करावा लागतो। त्यामुळे हा जो खर्चाचा जो विषय आहे ते कार्यकर्त्याला आता रात्री मी जातो तर मला कार्यकर्त्यांना वाटण्यासाठी मी पण घेऊन जाईल आणि ऑफिशियली इलेक्शन कमिशनर कडे आपल्याला हिशोब भेटेल। म्हणजे ह्यावरून तुम्ही हे पण हा एक पराभवाचा जो हे आहे, त्याच्यामुळे हे अशा आणि आता पहिला दिवस आहे आणि आज दिवस उघडता जर आरोप आले 15 तारीख पर्यंत अजून खूप काय आरोप तुम्हाला लोक करतील। म्हणजे खरं काय आणि खोटं काय हे आम्ही जनतेला जवाब देण्यासाठी बसलेलो आहोत। कि पैसे बांटने का या जिस तरीके जो ये एलिगेशन एक ह्यूमर क्रिएट किया जाता है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये हार का डर है या वाकई में इसमें सच्चाई है? बहुजन विकास आघाड़ी कई सालों से, अनेक सालों से यही एक फंडा उनका यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी एक घिसा पिटा फंडा है, उनको बदलना चाहिए, कोई नया फंडा ढूंढना चाहिए, ऐसे हम लोगों का सजेशन है। मी कमलेश संखे, मुंबई तरुण भारत। आमचे वार्ताहर आहेत ते गेले 10 दिवस संपूर्ण क्षेत्रामध्ये फिरत आहेत। आम्ही बघताना आम्हाला असं आढळून आलं की आम्ही शोधत होतो की पंतप्रधान आवास योजना 2015 पासून चालू झालेली आहे, तर इथे त्याचे लाभार्थी कुठे आहेत का? तर आम्हाला इथे कुठे लाभार्थी दिसलेले नाही। त्याबद्दल तुम्हाला काय? नाही, पंतप्रधान आवास योजनेची एक संपूर्ण इमारत म्हाडामध्ये आपण या रोडला गेला तर उजव्या हाताला जी पहिली इमारत आहे, ही संपूर्ण इमारत ही पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची आहे। तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन त्या लोकांशी बोलू शकता। एक संपूर्ण इमारत आहे, रोडला विरार नालासोपारावरून विरारला जाताना उजव्या हाताला एक इमारत आहे। कल राजू पाटिल भारतीय जनता पार्टी एक संभावित उम्मीदवार अधिकृत उम्मीदवार के यहाँ पर जाते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे उस पर, उनका समर्थन देना और क्या राजू पाटिल आपके साथ में है कि नहीं? सही बोल नहीं, जब तक जहाँ तक मेरी जानकारी है गत 10 साल से सम्मानीय राजीव जी पाटिल राजनीति से दूर है और वो उनका सामाजिक कार्य शुरू है अलग अलग माध्यम से। तो आज के दिन में हम उनको एक सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के वहां जो किसी भी पार्टी का हो वहां जा सकते हैं। सामने वाले को गिराने का बोल रहे हैं, सामने वाले को गिराने का बोल रहे हैं। लेकिन उनके बहुजन विकास अघाड़ी के अधिकृत बैनरों पर हितेंद्र ठाकुर के बाद जगह पर उनका फोटो है। इसे आप सामान्य कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता कहकर टाल नहीं सकते कि बैनर पर दिख रहा है। नहीं, मैं स्लिप तो बाहर है, उसमें भी उल्टा करने वाला वाक्य नहीं, मैं सामान्य कार्यकर्ता नहीं बोला। सम्मानीय राजीव जी पाटिल इस वसई विरार के महापौर सामाजिक, मैंने आप सामान्य कार्यकर्ता बोले, मैंने सामाजिक कार्यकर्ता बोले। सम्मानीय राजीव पाटिल इस वसई विरार के प्रथम महापौर है
वो बहुजन विकास आघाड़ी से महापौर थे, ये भी कोई ना बोल नहीं सकता है। आज के दिन में हम उनको सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं कि क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी से गत 10 साल से वो कोई राजनीतिक एक्टिविटी में हमें तो दिखाई नहीं दिए। लोकसभा चुनाव में वो मंच पर बकायदा उन्होंने भाषण दिया था कि मोदी नहीं, मोदी का बाप भी आ जाए यहाँ कुछ नहीं कर सकता है। बकायदा उनकी लाइन है, रिकॉर्डेड है। ये अभी 2024 के इलेक्शन में उन्होंने कहा था। अब आप बताइए कि वो सामाजिक 10 वर्ष तो बहुत दूर चले गए, 24 में 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम नहीं उन्होंने भाषण दिया था। आप राजनीतिक मत परिवर्तन पर विश्वास रखते हो? आप इसका उत्तर दीजिए। आप राजनीतिक मत परिवर्तन पर अगर विश्वास रखते हो तो शायद अगर हमारे कोई सम्मानीय नेता का, सामाजिक नेता का, अगर यहाँ के कद्दावर है वो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, उनका अगर मत परिवर्तन हो गया रहेगा तो आप लोग सब उसका स्वागत करना चाहिए। उसके ऊपर सवाल उठाने की क्या विषय है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस कदम का स्वागत करते हैं क्योंकि वो जो अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छे लोग हैं, उनके लिए अगर सपोर्ट करते हैं तो उसको स्वागत करना चाहिए, उसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ऐसे मेरा कहना है। कल जब राजीव पाटिल जी कल वहाँ पे आए थे नीलेश चौधरी के यहाँ, उन्होंने डायरेक्ट धनंजय गावड़े को टारगेट किया। उन्होंने बोला वो पढ़ ना पाए थे। दूसरी चीज कि राजीव पाटिल जो 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं जीत की जो चाबी थे वो साबित हुआ, और इस बार भी उनका नीलेश चौधरी के चुनाव प्रचार में आना क्या बीजेपी की जीत और बहुजन विकास आघाड़ी की पैरों तले की जमीन खिसकाएगी? नहीं, नीलेश, जब तक मेरी जानकारी है नीलेश जी चौधरी उनके करीबी रह चुके हैं। नहीं, दोस्त जैसे आप हम तो करीबी है। कल अगर आप अगर इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो शायद हम भी आ जाएंगे। तो नीलेश जी चौधरी उनके कई सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो शायद एक नीलेश चौधरी जी के लिए वो आए रहेंगे। और जब हम अगर किसी मेरे उम्मीदवार के लिए मैं जाऊंगा तो मैं सामने की उम्मीदवार को पराभूत करो यही तो कहूंगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं कहूंगा। उसी को आशीर्वाद दिया राजेंद्र नाइक जी ने। और बोलिए, राजेंद्र नाइक जी ने उसी धनंजय गावड़े को आशीर्वाद दिया कि तुम फतेह करो। मेरे पास हमारे पास वीडियो राजेंद्र नाइक जी खुद उसी ठीक है, राजीव पार्टी को ठीक है, लेकिन आज की डेट में वो उत्तर उनसे नहीं है। ये बात अगर इस पे अगर आर्गुमेंट किया जाएगा आशीर्वाद का, तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगी। एक मिनट जवाब देंगे ना ये बात होती है, मुझे लगता है ये बात संस्कारों की होती है, क्योंकि विनोद तिवारी जी के यहाँ मैं गई थी इंटरव्यू के लिए। हालांकि बहुजन के कुछ अधिकृत जो पत्रकार हैं उनको इंटरव्यू दिया गया, मेरी साथी यहाँ पे खड़ी है उसको इंटरव्यू दिया गया, लेकिन अनीता पांडे को जब उनको लगा कि अनीता पांडे भी है और वो सवाल करेगी, विनोद तिवारी जी ने अर्जेंट मीटिंग का बहाना करके वो 5 मिनट में वहाँ से निकल गए। अर्जेंट मीटिंग थी उनकी मंगलम सोसाइटी में। एक मिनट आज का जो मुद्दा है ये वसई विरार के विकास से जुड़ा हुआ है। पोलीसचा जो तुम्ही प्रश्न मांडला, दोन्हीकडे तुम्ही सांगितलं की सर्वे नंबर वरती 40 मीटरचा रस्ता आहे, तो 30 मीटरचा सुद्धा नाहीये। वारंवार त्याच्या संदर्भात तुम्ही तक्रार देखील केली आहे। जर भारतीय जनता पार्टी सरकार आली तर तुम्ही त्याच्यावरती काय उपाययोजना करणार, त्याच्यावरती काय डिसिजन घेणार? हा मुद्दा ज्या वेळेला उपस्थित केला त्याच वेळेला तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे होतं की भारतीय जनता पक्षाचं ज्या वेळेला महापालिका सत्ता येईल त्यावेळेला आमच्यासाठी 40 मीटर डीपी हा लोकांसाठी खूप गरजेचा आहे, कारण ही वसई विरारची संपूर्ण वाहिनी होऊ शकते। त्यामुळे त्या ठिकाणी योग्य ती कारवाई आणि योग्य त्या पद्धतीने कारवाई होईल असा मी विश्वास देतो। मुद्दे से मत नाही, तो जो सर्वे आहे तो अधिकृत पक्षाचा आजचा जो विषय आहे हा सर्वेच्या विषयावरती नाही। आज हा जो काही वसई विरारच्या विकासाच्या संदर्भातला जो काही चर्चा आहे त्यामुळे
भारतीय जनता पार्टी वसई विरार महानगर पालिका के हरित पट्टा के लिए कौन सा मुद्दा बनाया है इस चुनाव में, महानगर पालिका के चुनाव में, उसको जारी करेगा। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के भाषण में आप अगर उनका पूरा भाषण देखोगे लाइव तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि वसई विरार का जो हरित पट्टा है ये हमारे वसई के ऑक्सीजन देने वाले लंग्स है, ऑक्सीजन देने वाले हैं, तो इसको सुरक्षित रखना ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महायुति का कर्तव्य है। 41 इमारतींवरती जे कल्पित लोक आहेत त्याच्यातले अर्धी लोक जेलमध्ये गेलेली आहेत, बाकीच्यांचं काय होणार आहे? जी लोक बेघर झालेली आहेत त्यांचं तुम्ही काय करणार ते सांगा, त्यांचं काय करणार? आता 41 इमारतींच्या विषयी बोललो, तुम्हाला आठवत असेल अशाच पद्धतीची प्रेस कॉन्फरन्स लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदर आम्ही या ठिकाणी महेंद्रजी होते, मी होतो, आपण नालासोपारा पूर्वेला घेतलेली आणि त्यावेळेला हा सगळा जो मुद्दा आहे कशा पद्धतीने या ठिकाणी कमिशन घेतलं जातं, कशा पद्धतीने बांधकाम परवानग्या दिल्या जातात, या सगळ्या विषयाचा एकूण आपण लोकांसमोर तुमच्या माध्यमातून लोकांसमोर आणलेलं आहे। त्याच्यानंतर मागच्या 5-6 महिन्यामध्ये आपण जे काही फटाके फुटताना बघितले, अधिकारी कशा पद्धतीने जेलमध्ये गेले, आयुक्तांना कशा पद्धतीने अटक झाली आणि त्यानंतर त्या चार्जशीट मध्ये कशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टीचा उल्लेख झाला, हे आपण बघितल्यानंतर आपल्याला लक्षात आलं असेल की ही सगळी कॉन्स्पिरसी किती प्रमाणात मोठी आहे। ह्या ज्या काही 41 इमारतीतले जे काही बेघर रहिवासी आहेत त्याच्यासाठी सुद्धा महानगरपालिकेच्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता येणार असेल, आम्ही ह्या लोकांच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत काय करता येईल आणि ही पोकळ आश्वासन न देता प्रत्यक्षात कशा पद्धतीने त्यांना न्याय देता येईल याच्यासाठी आम्ही 100% कटिबद्ध आहोत। याच्यासाठी आमचे राज्य सरकार सुद्धा आमच्या पाठीशी आहे। कशा पद्धतीने या लोकांना रिसेटल करता येईल, त्यांना न्याय देता येईल यासाठी आम्ही ऍक्शन ठरवू। वसईतील गावातील जी घर आहे त्यांना स्वतःच्या मालकीच्या जागेत घर आहेत, परंतु त्याला शास्ती लागते, ती घरं अधिकृत केली जाणार का? आणि वसईत जे काही ओसी मिळाली नाही अशा बिल्डिंगला देखील तुम्ही ओसी देण्याचा प्रयत्न करणार? आपण बघितलं असेल तर सन्माननीय उपमुख्यमंत्री आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे सर यांनी ओसीच्या संदर्भातलं जे धोरण जाहीर केलं की ज्या इमारतींना ओसी नाही त्या इमारतींना सुद्धा संरक्षण देऊन त्यांना सगळ्या सुविधा देणं आणि त्यांना ओसी देण्यासाठी जी काही प्रोसेस करावी लागेल ती सगळी करणं, अशा पद्धतीचं धोरण राज्य सरकारने जाहीर केलेलं आहे। राहता राहिला गावातला प्रश्न, त्यासाठी सुद्धा आम्ही राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून गावातली जी गरजेपुरता बांधलेली घर आहे, जी पद्धत नवी मुंबईमध्ये सुद्धा असाच एक मुद्दा होता आणि त्यामुळे गरजेपोटी बांधलेली जी घर आहे ही वसई पश्चिमेला किंवा वसई पूर्वेला ही सगळी जी बांधलेली घर आहे ही स्थानिक गावकऱ्यांनी आपल्या गरजेपुरता बांधलेली, गरजेपोटी बांधलेली, कुठलीही बांधकामं ही विक्रीसाठी किंवा कमर्शियल उपयोगासाठी बांधलेली नाही, अशी बांधकामं नियमित करणं, त्यांना शास्ती न लागता ती नियमित करणं, यासाठी येणारा प्लान असेल किंवा राज्य सरकारकडे आम्ही पाठपुरावा करू आणि नवी मुंबईच्या धर्तीवरती या भागामध्ये वसई विरारमध्ये सुद्धा त्यासाठी निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करू आणि मला विश्वास आहे राज्य सरकार या संदर्भात सकारात्मक निर्णय देईल। चुकीचा प्रश्न आहे। भारतीय जनता पक्षाचा मी कार्यकर्ता आहे, पक्षाने ठरवलं ती भूमिका मी वठवतो, पक्ष जे सांगेल ते करणं हे माझं कर्तव्य आहे, त्यामुळे मी भावी वगैरे असला काही प्रकार नाही, जे काही ठरेल ते पक्ष ठरवतं आणि पक्ष जे ठरवतं तो कार्यकर्ता म्हणून मी मान्य करतो, त्यामुळे माझ्या महापौर पदाच्या चर्चेसाठी ही प्रेस कॉन्फरन्स नाहीये। एक वर्ष में कई सारे ऐसे मूल आवश्यकताएं हैं जनता की जो आज भी आपके धरातल पर आई नहीं, बल्कि आपके विधायकों ने अधिकृत रूप से घोषणा भी की थी। उदाहरण नंबर 1, विधायक स्नेहा पंडित ने 30 अक्टूबर को खड्डे भर जाएंगे, इसकी बात रींग में कही। उदाहरण नंबर 2, 8 नवंबर तक 8.5 दिन में सारे 8 दिन में खड्डे भर जाएंगे, ये बात कही। उदाहरण नंबर 3, एक और 30 नवंबर को खड्डे भर जाएंगे,
लेकिन आज भी वसई फाटे से नाला तुकारा फाटे से लेकर तमाम सड़कें हैं जो धूल मिट्टी और खड्डे से युक्त है वो मनोज भाई को जवाब दो। मनोज भाई आप दो जवाब। खड्डों का विषय है, आपने वसई विरार में आप सब लोग घूमते रहेंगे, देखा रहेगा बहुत सारे रास्ते आज क्लियर है, कुछ रास्ते ऐसे हैं जिसमें आज भी खड्डे हैं और 68 करोड़ की बात हो गई। ये विषय आज निकलने जाएगा तो बहुत लंबा जाएगा। गत 5 साल के आप अगर गत 5 अभी भी काम शुरू है भाई साहब, अभी भी काम शुरू है। आपने अभी भी काम शुरू है और खड्डे भर गए, बहुत सारे तो खड्डे भर गए। अभी कैसे है कि ग्लास कितना खाली है और कितना भरा हुआ है वो नजरिया का विषय है। हम जनता के साथ में है, खड्डे भर रहे हम मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ ना, तो मेरे लिए मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ। मैं कोई हवाई में नहीं जाता हूँ, मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, छोटी मेरी खुद की गाड़ी है उसमें जाता हूँ। तो बहुत सारे जगह पे बहुत सारे खड्डे भर गए, कुछ बाकी है, वो भी काम पूरा हो गया। मनोज भाई नहीं वो 68 करोड़, एक बात समझ लो 68 करोड़ रुपया यहाँ के करदाता के हैं और वहां पे क्लियर कट हमारे दोनों आमदार ने बोला हुआ है कि अगर ठेकेदार को अगर समय पे अगर वो काम नहीं करता है तो उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। तो 68 करोड़ अगर उसने जो टाइम पे अगर उसके टेंडर के हिसाब से काम नहीं किया, वर्क ऑर्डर के हिसाब से, तो उसको ब्लैकलिस्ट करके वो पैसा जनता का बचाने का काम है। वो तो आपका काम है ना, आज के लिए सत्ता आपकी है, अभी भी जो खड्डे सत्ता आपकी है, ब्लैकलिस्ट करना आपका काम है। अभी भी जो खड्डे आपके द्वारा भरे जा रहे हैं, सुबह भरते हैं और अगली सुबह वो निकल जा रहे हैं। नहीं आपने नहीं सुन लीजिए, गलत इन्फॉर्मेशन। नहीं गलत नहीं, सही है, मैं वीडियो दिखा दूंगा। आप आचोले रोड से लेकर के आप फिर बीएमसी के हॉस्पिटल तक चलिए, लगभग 50 खड्डे में दिखाऊंगा जिसको आप लोगों के द्वारा भरे गए। आपको वापस बोल देता हूँ खड्डे का जो भी विषय है उसमें जो भी क्वालिटी मानांकन है वो फॉलो किया जाएगा। अगर एक्शन नहीं होगा, अगर वो ठीक नहीं है तो महापालिका प्रशासन एक्शन लेगी। धन्यवाद। इनका सवाल